इंसान इंसान को हेल्प करने के लिए भी पहुंच नहीं पा रहा था। स्टेशन पे नेम बोर्ड भी नहीं है, स्टेशन कहाँ है पता ही नहीं चलता लोगों को। मैंग्रोव्स तो हमारा बचाव का एक संरक्षण का एक पूरा बेल्ट होता है। अगर अच्छा काम किया है तो उसके नतीजा भी आपको उसका अच्छा ही मिलेगा। उसके रहने वाले एरिया में से, रेसिडेंशियल एरिया में से वो कोस्टल रोड जाए, तो ये तो एकदम रिडिकुलस थॉट था। मुझे लगता है इस शहर को हमको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तीनों की ताकत, नेत्र शेट्टी की ताकत आपस में मिलेगी तो क्या आपको लगता है करिश्मा हो पाएगा? नमस्कार, ऑन द स्पॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। किताबें तो कईयों ने पढ़ी होंगी, लेकिन उन किताबों के पन्नों पर इतिहास रचने वाले और लिखने वाले कुछ खास ही होते हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही शख्सियत से जिन्होंने जब बात नवी मुंबई के प्रश्नों की आई, ज्वलनशील मुद्दों की आई, प्रभा के विकास की आई, तो हमेशा अपनी आवाज बुलंद की। और इस बार नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 के बैटल ग्राउंड में बीजेपी ने अपने इसी शख्सियत को चुनावी मैदान पर उतारा है। मिलवाने जा रहे हैं बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट प्रभाग क्रमांक 25C से नेत्रा शिशिर के। स्वागत है आपका ऑन द स्पॉट। नमस्कार मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने दोबारा आप पर विश्वास जताया है, प्रभाग का विकास करने की भागदौड़ आपके कंधों पर सौंपी है, चुनावी मैदान पर उतरे हैं, क्या कहेंगे आप इसके? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार मैं बीजेपी से इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ और मुझे खुशी है कि पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया है और गणेश नाइक साहब का आशीर्वाद तो हमेशा ही रहा है, इसलिए चौथी बार मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी और उनका जो विश्वास है उस पर खरी उतरूं, बस यही प्रयत्न करूंगी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो पैनल पद्धति से हो रहा है, प्रभाग की संरचना इस बार कैसी है? तो इस बार ऐसा है कि प्रभाग क्रमांक 25 जो है उसमें सेक्टर 13, 17, 19, 19A, सेक्टर 21, 23, 25 और 27 और उसके साथ साथ धारावी गांव, ये इतना बड़ा प्रभाग है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड प्रभाग है। तो बड़ा एरिया होने के नाते नो डाउट ये अभी एक चुनौती भी है हमको कि हर घर में पहुंचना है। ऑलमोस्ट 34,250 वोटर्स हैं यहाँ पे और आपको पता है कि ये जो प्रभाग है यहाँ पे देश के हर जगह से आए हुए लोग हैं, तो एकदम मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन है और इसलिए चुनाव में ये बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत अलग अलग लोगों को मिलना हो रहा है और अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है इसमें आपके साथ जो अन्य जो सदस्य जो पैनल में खड़े हैं बीजेपी की टिकट से, उनके बारे में आपको क्या लगता है कि जब ये तीनों की ताकत, नेत्र शेट्टी की ताकत आपस में मिलेगी तो क्या आपको लगता है करिश्मा हो पाएगा? करिश्मा बहुत जोरदार होगा ऐसा लग रहा है क्योंकि 2005 से हम लोग, जैसे मैं हूँ, रविंद्र इथापे जी हैं, सलूजा सुथार जी हैं, हम तीनों तो 2005 से कॉरपोरेटर हैं। सुनील पाटिल जी तो 2000 से कॉरपोरेटर हैं। तो हमने सबने अपना अपना जो एरिया है उसको संभाल के रखा है, इतने साल हमने काम किया है यहाँ पे। तो मुझे लगता है लोगों ने हमारा काम देखा है, हमने इस एरिया में की हुई डेवलपमेंट देखी है, प्लस हमारा सबके साथ जो 1-to-1 रिलेशनशिप है अपने अपने एरिया में, सारे जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनके साथ में, तो वो जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे से काम करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। अभी जब चुनाव प्रचार में आप जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। एक तो लोग खुश हो रहे हैं कि हम लोग इतने सालों बाद वापस सिलेक्शन आया है। 6 साल पहले होने वाला था ये इलेक्शन, अब हो रहा है, तो लोगों को एक नया एंथुजियाज्म उनमें भी हमको दिख रहा है और बहुत प्यार से लोग हमें वेलकम कर रहे हैं और यही हमको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप हमारे साथ इतने साल से जुड़े हुए हैं, तो आप पे भरोसा है और हम चाहते हैं कि आप हमारे वापस से रिप्रेजेंटेटिव बने। देखिए, आशीर्वाद तो लोगों का ही मिलना चाहिए। हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए हमने वॉलंटियर किया है, तो उनका हम पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। वो भरोसा नजर आ रहा है। इस बार तो दादा ने प्रचार सभा में आए, आप कट्टर समर्थक भी हैं गणेश जी नाइक के। इस बार प्रचार सभा में जब आए तो उन्होंने तो कह ही दिया है कि मेरे चारों शिल्लेदार पर जीत का भरोसा उन्होंने पहले ही जता दिया है। नहीं, एक्चुअली दादा बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड होते हैं और वही जो पॉजिटिविटी है ना वो हम में भी आने लगती है और वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर अच्छा काम किया है तो उसके नतीजा भी आपको उसका अच्छा ही मिलेगा। तो वही भरोसा लेके हम भी आगे जा रहे हैं कि काम किया है हमने।
दिख रहा है वो लोगों को। और मुझे लगता है उसी के चलते लोग हम पे वापस एक बार विश्वास रखेंगे और वोट भी उनका जो मूल्यवान वोट है वो हमें ही देंगे। मैंने जैसे अपने प्रभाग में काफ़ी काम किया हुआ है और सबसे पहला जो बिरंगुला केंद्र है वो मेरे वार्ड में बना, जो ज्येष्ठ नागरिकों के लिए। उसके बाद में लाइब्रेरी जो है वो मेरे वार्ड में मैंने बनाई है। एक बिल्कुल गंदी सी जगह पड़ी हुई थी, वहाँ पे लोग कचरा डाल रहे थे, तो मैं सोच रही थी इसमें क्या करूँ, उसको मैंने कन्वर्ट करके एक लाइब्रेरी बनाई है जिसको बच्चे वहाँ यूज़ कर रहे हैं। मेरे वार्ड में सिर्फ 3 गार्डन थे पहले, पर जहाँ-जहाँ मुझे ऐसे जगह दिखी जो खाली पड़ी हुई है, तो वहाँ-वहाँ मैंने गार्डन बना दिए। तो 6 गार्डन हो गए अभी एरिया में मेरे। रोड सारे अच्छे हैं, फुटपाथ्स अच्छे हैं, जहाँ-जहाँ ज़रूरत थी कंक्रीट रोड्स बनाने की, वहाँ हमने कोशिश की है कि हम बनाएँ। जितने पेड़ थे मेरे वार्ड के, मैंने कोशिश की है जो फुटपाथ पे या बाकी जगहों पे थे कि मैंने कोशिश की उन सबको बचाने की, ताकि मेरा वार्ड ग्रीन रहे। और उनके आसपास भी ट्री बेल्ट जो होता है, ट्री गार्ड, वो भी लगाने की मैंने कोशिश की है। नाले के पास में हमने ट्री बेल्ट लगाए हैं। तो वार्ड में डेवलपमेंट तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल किया, पर उसके साथ साथ में हमने ग्रीनरी भी रखी है। तो मुझे लगता है ये सारा कॉम्बिनेशन देख के लोगों को अच्छा लगता है। और एक और बात जो यूनिक है वो ये है कि वहाँ पे एक बहुत ऐसे ही बहुत बड़े बड़े पत्थर थे वहाँ पे, और हाई टेंशन के नीचे की जगह थी। एंक्रोचमेंट हो रहा था, लोग वहाँ आके ड्रग्स लेते थे, बहुत गंदा एरिया था। तो वो जगह को मैंने पूरा एक पेट गार्डन बना दिया है, तो पेट पार्क बना दिया है। वहाँ पे लोग अपने डॉग्स को लेके आते हैं, वहाँ सब लोग बैठते हैं और पेट्स के साथ में अपने खेलते हैं, तो वो भी एक जगह अलग से बन गई है। तो ऐसे ओवरऑल सोच के बनाया हुआ है, अभी भी बहुत काम बाकी है। लेकिन आपने हमेशा सोचा है कि अपने वार्ड को कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ही डेवलप करना। क्लाइंबिंग वॉल उसी का एक उदाहरण है। क्या कहेंगे आप, उसका कैसा थॉट्स कैसे आया कि ये होना चाहिए अपने आप? देखिए कैसा था, 2016 में जब मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी, तब यहाँ पे बोल्डरिंग या क्लाइंबिंग का एक वर्ल्ड कप हुआ था। और तब गिरिविहार नाम के हमारे एरिया की संस्था है, और उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया था। और वहाँ यहाँ पे बहुत देशों से 40 देशों से यहाँ पे एथलीट्स आए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जब ये ख़त्म हो गया तो वो जो वॉल थी वो उनके पास थी, क्योंकि उन्होंने इम्पोर्ट करके रखी थी। तो वो अप्रोच हुए और उन्होंने मुझे पूछा कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कमिश्नर से तब बात की और मैंने एक प्रपोजल बनवाया, और जिससे हमने ये जो वॉल है उन्होंने हमको डोनेट की शहर को, और वो मैंने मेरे रेणुकाचार्य गार्डन में पूरा एक उसको कंस्ट्रक्ट करके प्लेटफॉर्म उसके ऊपर ये वॉल लगा दी है। और ये वॉल जो है अभी क्लाइंबिंग वॉल, वो इतनी फेमस हो गई है कि पूरे नवी मुंबई से वहाँ लोग आते हैं। 3600 लोग तो उसके मेंबर्स हो चुके हैं वहाँ पे, और हर महीने 800 से 850 लोग जो है वो क्लाइंबिंग वॉल पे रेगुलरली आते हैं। और वहाँ पे वो लोग चढ़ के एक्सरसाइजेस भी होती है, और उनके लिए स्पोर्ट्स में अगर आगे जाके इसको पार्टिसिपेट भी करना है इसकी कॉम्पिटिशन्स में, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए भी वहाँ आते हैं। और गिरिविहार ने उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो मुझे लगता है ये पब्लिक के साथ में एक जो कॉम्बिनेशन हम हमेशा बोलते हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक मिलके साथ में अगर कुछ कर सकती है, एनजीओज जो होते हैं अलग अलग, उनके साथ में मिलके अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उसका एक उदाहरण यही है कि गिरिविहार और नवी मुंबई महानगर पालिका की जो आपस में ये कॉम्बिनेशन हुआ है, जिससे नवी मुंबई को, ये पहला कॉरपोरेशन है पूरी देश में जिसके पास खुद का ऐसा क्लाइंबिंग वॉल है, वो भी एक पब्लिक स्पेस में है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे शहर के लिए भी है। आपने स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन के तौर पे जब काम किया था तो ऐसी काफी सारी यूनिक चीजें आपने की हैं। कैसा रहा था उस समय का अनुभव? नाइक साहब ने मुझे सबसे पहली लेडी चेयरपर्सन बनाया था स्टैंडिंग कमेटी का, और मुझे बहुत खुशी थी कि कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। मेरा तो यही था पहले से कि नया कुछ सीखने को मिलेगा, और इतना बड़ा वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो। मैंने देखा कि हर एरिया में जहाँ जहाँ कामों की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ रास्ते हो, फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, जो भी कुछ था वो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू जाता था। तो हमेशा
मिला, कुछ नया सुनने को मिला, देखने को मिला, कुछ नया करने को मिला। और उसमें एक और चीज़ जो मुझे करने को मिली वो थी कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मुझे लाने थे, क्योंकि मैं देख रही थी कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स तो दे देते थे, पर उसके बाद पेमेंट करते समय हम ये नहीं देखते थे कि उसने कॉन्ट्रैक्टर ने काम कैसा किया है, या उसने सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि जो काम एनएमएमसी करवाए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, गार्डन का हो या कोई भी हो, उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर एएमसी भी देते हैं किसी को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर हमको परफॉर्मेंस दे, और उसके बेसिस पे ही पेमेंट होना ज़रूरी है। इसीलिए एसओपीज डिज़ाइन की हमने उस समय, और मुझे लगता है वो काफ़ी काम में आई है। उसी समय हमने गार्डन विजन का भी काम लिया कि हर गार्डन में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स थी कि गार्डन में जिस तरह के डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से लाइट्स लगनी चाहिए, या जिस तरीके से वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए हमने एक उसके लिए गार्डन विजन करके सारे गार्डन्स में एक डेवलपमेंट किया। दूसरा, उस समय जो पब्लिक टॉयलेट्स थी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि चोरियां होती रहती थी पब्लिक टॉयलेट्स में, और नल चोरी हो जाते थे, दरवाजे चोरी हो जाते थे, बहुत इश्यूज आ रहे थे। तो उस समय सारे जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको साथ में लेके हमने उनको एक एएमसी क्रिएट की उस समय, कि ऐसी कि हर चीज़ की जिम्मेदारी उनको दे दी, कि ऐसा नहीं कि अगर लाइट चोरी हो गई या वहाँ पे नल चोरी हो गया तो फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाता था, फिर वो प्रोसीजर पूरा बढ़ जाता था, लंबा हो जाता था, और सुविधा देने में समय लगता था। तो हमने वो सारा एक करके पूरा एक एएमसी कर दिया कि सब जो टॉयलेट्स हैं उसको मेंटेन करने का काम भी कॉन्ट्रैक्टर ही करेंगे। तो ये छोटी छोटी जो रोज की चीजें होती है लोगों की लाइफ की, उसमें कुछ अच्छा हो, यही कोशिश की। उसी समय हमारी कोशिश ये भी थी कि नाला विजन भी हम लोग ले लें, क्योंकि नाइक साहब का, सागर नाइक जी का ये बड़ा सपना था नाला विजन, और उसके ऊपर भी थोड़ा काम हुआ था। तो मुझे लगता है बहुत अलग अलग फील्ड में उस समय अलग अलग क्षेत्र में देखने का, सीखने का काम मेरे से हुआ, और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। जब आपका ये जो कार्यकाल था उसको लेकर लोगों की बाहर जो चर्चाएं होती थी, क्या आपको आता था रिस्पॉन्स, लोगों का रिव्यू क्या आता था? देखिए, मैंने नाइक साहब ने बहुत क्लियर किया था कि स्टैंडिंग कमेटी का जो नाम बदनाम हुआ है उसको आप लोगों को क्लीन करना है, और इस वजह से हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी तो यही थी कि जो भी हम टेंडर्स करें या जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स दें उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को पता चले कि कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं किस काम के लिए, और उसमें ये भी हो। तो मैंने कोशिश ये की कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बुला के मैंने ये कहा कि आपको इस बार किसी को कुछ देना नहीं है ना। तो ये जो टक्केवारी थी वो सारी हट गई है कॉरपोरेशन से, और इस वजह से आपको जो है जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा उसमें आपको रिबेट देना है कॉरपोरेशन को, ताकि जो भी पैसे कॉरपोरेशन आपको दे रही है वो कम हो और हमारे टैक्स पेयर का पैसा बचे। तो ये एकदम क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट मेथड से जो टैक्स पेयर का पैसा है वो बचाने की कोशिश की। आपका जिस प्रकार से कार्यशैली रही है, गणेश नायक ने आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी, तो ओवरऑल अब तक का जो कार्यकाल रहा है 10-15 साल का, कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि नाइक साहब ने मुझे हर बीच में एक एक साल का गैप छोड़ते हुए मुझे लगता है हर बार मुझे कोई ना कोई कमेटी का चेयरपर्सन बनने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मैं सबसे पहले लॉ कमेटी की चेयरपर्सन बनी, फिर मैं बी वार्ड कमेटी की चेयरपर्सन बनी, फिर वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट की मैं चेयरपर्सन थी, उसके बाद में महिला और बाल कल्याण जो डिपार्टमेंट है उसकी मैं चेयरपर्सन थी, और फिर स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनी, और उसके बाद तो मैं लगातार 3 साल तक स्वच्छता मिशन कमेटी, जो नई कमेटी बनी थी, क्योंकि तब स्वच्छता मिशन का काम शुरू हुआ था, स्वच्छता अभियान का काम पूरे देश में शुरू हुआ था और नवी मुंबई में भी शुरू हुआ था, तब ये स्वच्छता मिशन कमेटी बनाई गई, और 3 साल तक मुझे दादा ने उसकी चेयरमैनशिप दी, और मुझे बहुत काम करने को मिला। गली गली में गए हम लोग, गाँव ठानों में गए, नवी मुंबई के जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें हमने कंपोस्टिंग उनको करने के लिए रिक्वेस्ट करके वो काम शुरू किया। हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए स्टेशंस पे हम लोग गए, बस स्टॉप्स पे गए, और वहाँ पे जाके हमने लोगों को रिक्वेस्ट की
स्वच्छता की सबसे प्लेज करवाई, और स्कूल्स में गए, हम बच्चों को मिले, क्योंकि बच्चे जो अगर कुछ चीज़ सीख जाते हैं तो घर पे माँ बाप के पास वो चीज़ लेके जाते हैं और घर में वो बात की शुरुआत होती है। तो उनको सबसे पहले सिखाया कि सूखा और जो गीला कचरा है उसका वर्गीकरण कैसे करना चाहिए, और घर में डस्टबिन्स कैसे अलग अलग रखनी चाहिए। एक और हमारी सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो ये है कि मैक्सिमम वार्ड्स में से हमने जो बड़े बड़े बिन्स होते थे, कचरे के डब्बे होते थे, वो निकालने की कोशिश की। हमने इतनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया कि आपके घर में कचरा लेने के लिए घंटा गाड़ी आने ही वाली है, जब आपको पता है तो रोड में जाके आपको कचरा डालने की जरूरत नहीं है। ये हमने जाके गली गली में लोगों को बताया, तो बिन्स हट गए बहुत सारी जगह से। और दूसरा ये हुआ कि जब हम घरों में पहुंच रहे थे तो हमने देखा कि लोग अगर मिक्स कर रहे थे कचरा, तो जब हम समझा रहे थे तो अपने आप लोग बाहर आके हमको दिखाते थे, देखिए हमारे घर में दो दो बिन्स हैं। तो एक वो मैसेज बहुत इजीली सबके पास पहुंचा। और ये जो कचरे का वर्गीकरण करना है, जो सेपरेशन करना है गीला और वो एक नॉर्म बन गया हमारे सिटी में। और अभी आप देखेंगे तो बड़े बड़ी सोसाइटीज में भी उन्होंने कंपोस्टिंग के खुद के सेट्स बनाए हुए हैं, और लोग अपना जो बड़े 200 एंड ऊपर जो फ्लैट्स है जिस जिस सोसाइटी में, वो लोग अपना कंपोस्टिंग खुद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ जब हम लोग मतलब इंडिया में जब हमको थर्ड क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला, तो मुझे 3 बार वो अवार्ड लेने जाने के का सौभाग्य भी मिला। इंदौर में गई, दिल्ली गई उस समय के महापौर के साथ में, मेयर के साथ में, डिप्यूटी मेयर, कमिश्नर के साथ में। बड़ा अच्छा लगा। लोग बाहर से दूसरे सिटीज से हमारे यहाँ आके हम लोग कैसे यहाँ पे इतना स्वच्छ रख रहे हैं शहर को, ये आने देखने लोग आते थे। तो वो देख के भी बड़ा अच्छा लगता था, उनको दिखाते थे, हम अपना लैंडफिल साइट दिखाते थे। प्लस हमारा जो वॉर रूम हमने एक बनाया है हमारे एनएमएमसी के हेडक्वार्टर में, जहाँ से कंट्रोल होता है कि हर बिन उठा के नहीं, आरएफआईडी टैगिंग किया था हमने बिन्स के ऊपर। तो उस समय के हमारे अधिकारी भी जो थे सारे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया था कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स अपने एरिया में अवेयरनेस कर रहे थे, और अधिकारी जो है वो अपना काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। प्लस पेपर वर्क में तो एनएमएमसी एकदम माहिर है, तो प्रेजेंटेशन तो बहुत ही बढ़िया करती है। इस वजह से क्या था कि अवार्ड्स जो थे वो सारे बहुत सारे मिलने लगे थे, तो बड़ी खुशी हुई। आज भी खुशी होती है जब शहर का नाम हमेशा ऊपर आता है। जी 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 इस प्रकार से लोगों ने अपना बिहेवियर भी अभी चेंज कर दिया है, स्वच्छता के प्रति अवेयर हो गए ज्यादा। जी, बिल्कुल अवेयर हो गए हैं। और दूसरा, जब मैं जब स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी, तब हमने ये भी देखा कि हम जो वाटर मैनेजमेंट है हमारे शहर का, देखिए मोरबेधरन तो नाइक साहब ने शहर को एक बहुत बड़ी देन दी है। इतना इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पानी सबके लाइफ में, और अगर अपना खुद का डैम हो तो हमको कभी चिंता की बात ही नहीं रहेगी शहर के लिए। ये सोच के उन्होंने ये डैम खरीदा था। उसके बाद में उसमें से भी जब पानी आपको शहर में पहुंचाना है तो वो प्रॉपरली पहुंचाना चाहिए, उसको संभाल के यूज भी होना चाहिए। इसके लिए स्काडा सिस्टम जो है वो हमारे शहर में इंट्रोड्यूस हुआ, और इस वजह से वाटर मैनेजमेंट में भी अवार्ड्स हमारे शहर को मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेजर करके पानी दिया जाता है। दूसरा, हम लोग ग्रेविटी से पानी पहुंचाते हैं सब जगह पे। ये भी एक बहुत मुझे लगता है एक अनोखा जो है एक एक्सपेरिमेंट हमारे शहर में किया गया। और डगावकर साहब थे हमारे सी, उन्होंने उस पे काफी काम किया था। मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और जो पानी अभी दीघा या रबाले तक जो पहुंचता है, दीघा तक पहुंचता है, तो वो भी सारा जो है उसकी पाइपलाइंस भी नई डाली गई है। तो मुझे लगता है ये एक जो पानी का मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, वो भी हमारा बहुत बढ़िया तरीके से इस शहर में हुआ है। यूजुअली आपको हमेशा एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन के तौर पे जाना जाता है, लेकिन कभी कभी नेत्रा आशीष शिर्के जी फाइटर नेत्रा आशीष शिर्के कहलाते हैं, जो ह्यूमन चेन बना के कभी मुख्यमंत्री के दरबार तक जाकर आपने नवी मुंबई के शहर के जो इश्यूज हैं उसके प्रति आप हमेशा फाइटर की भूमिका पे रहते हैं, क्यों आखिर ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है इस शहर को हमको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। ये शहर जब डेवलप किया सड़कों ने,
तब यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने प्लॉट्स जो है वो गार्डन्स के लिए और प्लेग्राउंड्स के लिए, कम्युनिटी सेंटर्स के लिए, हेल्थ केयर के लिए रिजर्व करके रखे थे। धीरे धीरे हम देखने लगे कि सिडको वो सारे प्लॉट्स को बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अपने आप ही वो लोग उसका रिजर्वेशन चेंज करते थे उनके डीपी में, और वो जो प्लॉट था उसको बेचना शुरू कर दिया। जब वो हमारे मैंग्रोव्स तक पहुंचे तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ये डू और डाई सिचुएशन है। अभी हमको रास्ते पे उतरना बहुत जरूरी हो गया था, और इसीलिए हमको उतरना पड़ा क्योंकि हम उनसे मिलने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, मीटिंग्स करने के बाद भी हमारी बात मान नहीं रहे थे। तब हमने ह्यूमन चेन बनाई और हमने ये बताया सिडको को कि आप जो यहाँ पे रहने वाले जो रेसिडेंट्स हैं उनके मर्जी के खिलाफ आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। देखिए, वो यहाँ के टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे जब वो अपने बच्चों के साथ उन्होंने इन्वेस्ट करके यहाँ घर खरीदा है तो उनको एक गार्डन या प्लेग्राउंड तो जरूरी है। यहाँ पे जब इतनी बड़ी संख्या में लोग रहने आए हैं तो कम्युनिटी सेंटर जरूरी है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर के लिए यूएचपीज बनाने के लिए जगह जरूरी है, पब्लिक टॉयलेट्स के लिए जगह जरूरी है। ये सारा अगर हम देंगे नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड्स और गटर बना के थोड़ी हमको खत्म करना है। तो और दूसरे यहाँ पे हमारे मैंग्रोव्स हैं, उनको बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये मैंग्रोव्स में फ्लेमिंगोज आते हैं, हमारे जितने वाटर बॉडीज हैं उसके आसपास, वहाँ पे इस मैंग्रोव्स में गोल्डन जैकल्स रहते हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल अलग अलग वेराइटी के बर्ड्स हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली हम तो बहुत लकी हैं कि ऐसी सारी चीजें भी हमारे शहर में है। तो इनको प्रिजर्व करना, इनको कॉन्जर्व करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, जहाँ से फ्लेमिंगोज आते हैं, वहाँ के जो कुछ प्लॉट्स हैं या जो मैंग्रोव बफर जोन है उधर के जो प्लॉट्स हैं वो भी उन्होंने बिल्डर्स को बेच दिए। तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए, शहर के लिए धोखादायक सिचुएशन है, क्योंकि मैंग्रोव्स बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि अगर कभी भी बाढ़ आए तो पानी शहर में ना आए। मैंग्रोव्स तो हमारा बचाव का, एक संरक्षण का एक पूरा बेल्ट होता है। तो हमने उस समय मैं नाइक साहब के पास गई और मैंने कहा, सर ये फ्लेमिंगो, जो हम फ्लेमिंगो सिटी इसको कह रहे हैं, फ्लेमिंगोज ही नहीं आएंगे तो फ्लेमिंगो सिटी कैसे कहेंगे हम इसको। नाइक साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया। वो खुद आए डीपीएस के तालाब के यहाँ पे, उन्होंने पूरा हमारे साथ वॉक करके वो एरिया देख लिया। सिडको ने वहाँ पे एक बंड बनाया था, नाइक साहब ने उनको वार्निंग दी, उनको बोला ये बंड आप तोड़िए, जो क्रीक का पानी है, खाड़ी का पानी है, उसको अंदर आने दीजिए ताकि वहाँ पे फ्लेमिंगोज वापस आना शुरू हो जाए। और जब सिडको ने बात नहीं मानी तो एनएमएमसी के थ्रू हमने वो बंड तोड़ के हमने पानी अंदर ले लिया और वहां पे फ्लेमिंगोज आना शुरू हो गए। फिर नाइक साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू उस एरिया को कॉन्जर्वेशन, फ्लेमिंगो कॉन्जर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। उसके लिए हमारे जो आदरणीय जो सीएम है हमारे महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो मैं दोनों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस शहर को एक फ्लेमिंगो कॉन्जर्वेशन रिजर्व दिया जिसमें अभी फ्लेमिंगोज आना शुरू हो गए हैं। उसको लग के ही दूसरा प्लॉट है जो मैंग्रोव बफर जोन है, उसको वहां पे गोल्डन जैकल्स हैं, बहुत अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं, वो भी हमने बचाने की कोशिश की है। और नाइक साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि वो मैंग्रोव बफर जोन भी वैसा ही रहेगा, मैंग्रोव्स का रीप्लांटेशन भी वहाँ होगा, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्डर ने सारे 2000 से 200 से ज्यादा उन्होंने पौधे जो है, पेड़ जो है मैंग्रोव्स, वो सारे काट डाले थे। वहाँ पे रीप्लांटेशन होगा। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत से बड़े बड़े वाटर बॉडीज है जिसको हमको बचाना है। जैसे हमारा लोटस लेक है सेक्टर 27 में, वहाँ पे भी बहुत डेवलपमेंट करना चाहती है सिडको, पर हम चाहते हैं कि वो भी एक वाटर बॉडी ही रहे ताकि हमारे शहर की जो वाटर बॉडीज हो वो हम प्रिजर्व कर सके, क्योंकि उसमें एक बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो कंटिन्यू होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद सिडको चाहती है कि एक कोस्टल रोड बने, जो यहाँ पे उन्होंने एक रोरो जेटी बनाई है एनआरए का पीछे। सेक्टर 15 जो हमारा एक वन टाइम प्लानिंग में नाइक साहब ने उस सेक्टर को डेवलप किया था, सिडको चाहती है कि वो कोस्टल रोड, वो रेसिडेंट्स के रहने वाले एरिया में से, रेसिडेंशियल एरिया में से वो कोस्टल रोड जाए। तो ये तो एकदम रिडिकुलस थॉट था। तो इसलिए हमने उसके अगेंस्ट भी एक ह्यूमन चेन बनाई और हमने उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट हमने लेटर्स दिए हैं, एनएमएमसी को भी दिए हैं, सिडको को भी दिए हैं। और फिर ये विषय लेके हम हमारे सीएम साहब के पास पहुंचे, नाइक
नाइक साहब के थ्रू, और गणेश नाइक साहब ने सीएम साहब को भी उस समय यही बोला कि कोस्टल रोड अगर बनाना है तो वो कोस्टल ही होना चाहिए ना, बाहर से जाना चाहिए, खाट जो क्रीक है वहां से जाना चाहिए, रेसिडेंस के एरिया में से आप कैसे ऐसे रोड को ले जा सकते हैं जहाँ से हेवी ट्रैफिक जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों के लिए हमको फाइट करना ज़रूरी है। अब जो बड़ा फाइट है वो हमारा फाइट है हमारे कम्युनिटी सेंटर्स के लिए, जो प्लॉट्स हमको लेने हैं। जैसे सेक्टर 13 जो मेरा एरिया है वहाँ पे मुझे कम्युनिटी सेंटर बहुत ज़रूरी है, और वो मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी सेंटर बनेगा, जहाँ पे हर तरह के मतलब मुस्लिम समाज के लिए बनेगा, वो सिख समाज के लिए बनेगा, क्रिश्चियन समाज के लिए बनेगा। ऐसा मैं चाहती हूँ कि एक अलग तरीके का एक कम्युनिटी सेंटर मेरी एरिया में बने, हर समाज में उनको वहाँ पे आए और वो अपना जो भी सेलिब्रेशन हो वहाँ कर सके। दूसरा, एक कम्युनिटी सेंटर धारावी विलेज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर गाँव को यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर मिल गया है पर धारावी गाँव को नहीं मिला है, और अभी प्रभाग क्रमांक 25 में धारावी गाँव भी आ गया है, उसके लिए हमको फाइट करना है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे ग्राउंड के और जितने भी प्लेग्राउंड के और गार्डन के प्लॉट्स जो सिडको ने हड़प लिए हैं, वो हमको कैसे भी तरीके से उनके पास से निकलवाने हैं। तो ये फाइट तो हमारी जारी रहेगी। 5 साल तक जब नवी में महानगर पालिका का प्रशासक काल था, उस समय क्या अड़चन आई थी क्या डेवलपमेंट वर्क पे? देखिए, जब प्रशासक थे तो ऑब्वियसली हम लोग एज कॉरपोरेटर तो थे नहीं, तो हमको जब हमारी कोई भी काम जो हमारे थे कि रास्ते में खड्डे जो भी हो गए थे उस समय, कोविड के समय पे 2-3 साल कुछ काम नहीं हो पाया था, और उस वजह से जब आप देखने लगे तो हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरी तरीके से मतलब खराब हो चुके थे, रोड खराब हो चुके थे, फुटपाथ खराब हो चुके थे, लाइट्स का प्रॉब्लम हो गया था, गार्डन्स में बहुत ज़्यादा हमारे बेंचेस चोरी हो चुके थे, हमारे गार्डन में जो हम लोगों ने गजीबोस बनाए हैं रेलिंग्स गायब हो चुके थे। तो बहुत ऐसे काम थे जिनको हमको करवा के लेना ज़रूरी था। तब नाइक साहब जो है उन्होंने हमारे साथ में सिडको एनएमएमसी में नाइक साहब ने मीटिंग्स लगाना शुरू किया, और एनएमएमसी कमिश्नर के साथ में नाइक साहब ने 88 मीटिंग्स की थ्रू कोविड पीरियड। तब कोविड के बारे में, कोविड सेंटर्स के बारे में जो हमको चाहिए था उसके लिए, या हमारे उस समय की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी थी कोविड के पेशेंट्स के लिए उसके लिए, और उसके बाद में जो बाकी के शहरों की समस्या थी उसके लिए। पर 88 मीटिंग्स उन्होंने ये पूरे 6 साल में हमारी वहाँ पे कमिश्नर के साथ में हुई है, और उन सारी मीटिंग्स में नाइक साहब हमारे जैसे एक्स कॉर्पोरेटर्स को बुलाते थे, हम हमारी समस्याएं वहाँ पे कमिश्नर के सामने, ऑफिसर्स के सामने हम देते थे, और वो समस्याओं का निवारण वो जब तक नहीं होता था नाइक साहब उस मैटर को छोड़ते नहीं थे। तो आपको पता है नाइक साहब कैसे हैं, वो अगर एक उनके पास प्रॉब्लम आ जाए तो वो जब तक वो सॉल्व नहीं होता वो बिल्कुल चैन से नहीं बैठते, और हमको भी नहीं बैठने देते। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि उनको हर प्रॉब्लम याद रहता है, और फिर वो सबसे वो काम करवा के लेते हैं। तो इस वजह से हम लोग सारे 6 साल तक, हम जितने भी एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं, हम सारे हमारे जितने वार्ड्स हैं सबको संभाल पाए, वहाँ पे वही सुविधाएं दे पाए जो हम उसके पहले दे रहे थे। हाँ, नो डाउट कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, जैसे हॉकर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कंट्रोल के बाहर हो गया है, हमारे फुटपाथ्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जब हम वापस चुन के आएंगे तो यही रहेगी कि जैसे पहले हमने सारे लोगों के लिए फुटपाथ फ्री रखे थे रेसिडेंट्स के लिए चलने के लिए, वो हम वापस उनको फ्री करके दे दें। कोरोना का अभी जिक्र कर रहे हैं, तो कोरोना काल के दौरान का भी आपका जो कार्य था, एक इमोशनल टच हुआ था पब्लिक के साथ आपका। आप अकेले ही निकल पड़ती थी लोगों की मदद के लिए। अनुभव क्या था उस समय था? बहुत ही एक तो शॉकिंग था वो, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई पैंडेमिक आ सकता है जो पूरा मतलब पूरे हमारे देश को क्या पूरी दुनिया को हिला डाला इसने। तो मुझे लगता है एक तरफ बहुत दुख हो रहा था कि हर फैमिली से कोई ना कोई किसी न किसी की डेथ हो रही थी। वो हमारे लिए बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि सब अपने ही लोग हैं। वो हम देख रहे हैं कि फैमिली एक मेंबर को लूज कर रही है। उसके साथ में जब बीमार हो रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं, इसकी दवाइयाँ कैसी होगी, ट्रीटमेंट कैसी होगी, सारा नया था। और मुझे लगता है धीरे धीरे फिर जब मोदी जी ने सबसे बेस्ट काम जो किया था उस समय, वो मुझे
लगता है कि उन्होंने जो कर्फ्यू लगा दिया कि घर से बाहर निकलना नहीं है किसी ने, वो जो काम था वो सबसे बेस्ट था, ताकि जो स्प्रेड हो जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का जो चांस था वो एकदम कम हो गया था। पर उस समय फिर दिक्कतें ये आने लगी थी कि हमारे पास लोगों के फ़ोन्स आने लगे थे, क्योंकि किसी के घर में राशन नहीं होता था, दूध नहीं पहुँच रहा था, सब्जियाँ नहीं पहुँच रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। हमारे शहर में बहुत ऐसे सीनियर सिटीज़न्स हैं जो अकेले रहते हैं, उनके बच्चे अब्रॉड में हैं, कहीं और दूसरे शहरों में हैं, वो अकेले थे और वो बाहर जाने के लिए डरते थे। तो उस समय मैंने एक मैसेज स्प्रेड किया था कि जो अकेले हैं वो मुझे बताएँ अगर आपको जो भी ज़रूरत है। तो मुझे हर रोज़ कॉल्स आते थे, तो मैं रोज़ सुबह एक लिस्ट मेरी बन जाती थी। मैंने एक सब्जी वाला तय कर लिया था और एक मेरा जो मेडिकल की दुकान है एक वो फिक्स कर ली थी, और डीमार्ट में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे लाइन में नहीं खड़ा करें प्लीज़, मुझे आप एंट्री दे दें, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी एंट्री दे दें मुझे। और ये करके मैं सबकी लिस्ट लेती थी हर रोज़ सुबह सबसे, और ग्रोसरी उनको जो चाहिए थी वो मैं डीमार्ट से ले लेती, मैं दूध ले लेती थी, उनकी चाहिए तो सब्जियां ले लेती, और उनके लिए जो दवाइयाँ होती थी वो लेती थी। मैं पैकेट्स बनाती थी हर घर के अलग अलग, और फिर वो मेरी गाड़ी में रख के मैं अकेली जाती थी, और मैं उनके घर में, मैंने उनको बोला था आप डोर के बाहर सिर्फ एक ट्रे रखिएगा, मैं उसमें वो चीज़ें रख दूंगी, आप अंदर ले लीजिएगा, क्योंकि कांटेक्ट हमको नहीं करना था उनके साथ में। तो उस तरीके से जितने भी मेरे सीनियर सिटीजन्स मेरे करीब के थे, और उसके बाद पहले तो मैं उनके लिए करना शुरू कर दिया था, बाद में बहुत अलग-अलग जगह से भी मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए थे। तो मुझे लगता है कि वो एक मेरा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये करने का मौका मिला। नाइक साहब के माध्यम से हमको ग्रोसरीज़ के बड़े-बड़े हमको पैकेट्स आते थे, जिसमें तेल और बाकी की जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी वो होती थी, वो हम लोग जाके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हमको आर्सेनिक एल्बम की जो दवाइयाँ थी वो हमने लोगों को जाके डिस्ट्रीब्यूट की है, डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट की है। हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, स्पेशली जो हमारे सोसाइटीज़ के वॉचमैन्स होते थे, या ये जो बाकी के डिलीवरी करने के लोग होते थे, उनको हमने मास्क दिए हैं उस समय। हमने जाके सोसाइटीज़ में जाके मास्क डोर टू डोर बाँटे हैं। उसके बाद हमने उस समय पे सारे सोसाइटीज़ में सैनिटाइज़र्स जो है, सैनिटाइज़िंग जो करना था वो बहुत ज़रूरी था, तो सैनिटाइज़िंग के मशीन्स हमको नाइक साहब ने दिए। तो हम लोग जाके स्प्रेइंग करवाते थे सारी सोसाइटीज़ में, हम खड़े रह जाते थे सोसाइटी में, और पूरा सोसाइटी में लिफ्ट स्प्रे होती थी, उनकी स्टेयरकेसेस स्प्रे होती थी, रोड्स हमने स्प्रे करवाए हैं। और वो ऐसा था कि बस हम कुछ भी ऐसी कोशिश कर रहे थे कि बस कुछ भी हो, पर ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड नहीं हो, हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ रहने वाले वो इस इन्फेक्शन से बच जाए, बस यही कोशिश होती थी। उसमें फिर कोविड सेंटर्स महानगर पालिका के माध्यम से बहुत ब्यूटीफुल कोविड सेंटर्स शुरू हो गए थे, बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई थी। नाइक साहब हर कोविड सेंटर को विजिट करते थे और हम उनके साथ जाते थे। उस समय भी हम कोविड सेंटर्स में जाके हम लोगों को मिलते थे, देखते थे, चेक करते थे कि उनका जो भी है उनको सुविधाएं प्रॉपर है कि नहीं है। अंदर जाना अलाउड नहीं होता था, पर हम लोग स्क्रीन्स पे देख लेते थे कि कैसा चल रहा है। और उस समय लोग हमको कॉल भी करते थे, क्योंकि उनको हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही थी, बेड्स नहीं मिलते थे। तो एक हमारी टीम क्रिएट कर दी थी नाइक साहब ने उनके थ्रू, तो हम लोग नाइक साहब की टीम से बात करते थे, उनके थ्रू हमको बेड्स भी मिल जाते थे सब जगह, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में। तो एक ये अलग तरीके का एक हमारा पूरा मिशन हो गया था वो 2 साल तक। और जहाँ से भी मदद मांगी जाती थी वहाँ पे हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। मदद करने का मौका मिला, इसकी खुशी तो है, पर दुख ये है कि बहुत लोगों को बचा नहीं पाए, बहुत लोगों को। और हर फैमिली से जब सुनाई देते हैं, और कुछ ऐसी डेथ मैंने देखी है जो बिल्कुल दिल को छू गई है, क्योंकि अकेले रहने वाली लेडीज़ या सीनियर सिटीज़न बच्चे नहीं थे, तो उनको स्मशान भूमि तक ले जाने के लिए भी कोई नहीं होता था। तो हम ही वहाँ पहुँचते थे, और जैसे हमसे मैनेज होता था वो हमने किया है, क्योंकि उनके रिलेटिव्स आ नहीं पाए, अकेले थे। एक तो मेरे ऐसा किस्सा हुआ था कि हम तो 2 दिन तक हमको पता नहीं चला, तो आंटी मेरी बहुत क्लोज़ थी, और मुझे 2 दिन तक पता नहीं चला कि वो उनकी डेथ हो गई है। और मुझे लगता है कि वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। वो इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। बहुत, बहुत ही दुःख हुआ था, बहुत दुःख, कि इंसान इंसान को हेल्प करने के लिए भी पहुँच नहीं पा रहा था। क्योंकि नेबर्स थे हमारे जिनको मदद की ज़रूरत थी, बट हम उनके पास भी नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि हमको घर के अंदर हम बंद थे।
अपने आप को सब लोग बचाने की कोशिश के चक्कर में एक इंसान दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहा था। बट फिर हमारे जैसे लोगों को फिर हर जगह पहुंचना था, तो हमको ये समझ में आ गया था। और उस समय काफी सारे एनजीओज भी थे जो जिन्होंने जिन्होंने अपनी सेफ्टी नहीं देखी, अपनी सिक्योरिटी नहीं देखी, और वो लोग भी हमारे साथ जुड़ गए थे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक अलग ही इतने पूरा एक सेंचुरी जो हमारी पिछले 100 साल में एक ये ऐसे 2 साल आए जो झंझोड़ के रख दिया उन्होंने ह्यूमैनिटी को। इस प्रकार के अनुभव के कारण लोगों से एक पर्सनली अटैचमेंट और बॉन्डिंग तो आपकी बनी गई है। जब हम बात करेंगे आपके प्रभाग की, इस पैनल की, तो यही बॉन्डिंग आपको लगता है कि इस चुनाव में एक मजबूत भूमिका निभाएगी आपके लिए? जी, मुझे लगता है एक कॉरपोरेटर जो होते हैं ना, हम तो ऐसे लोग होते हैं ग्राउंड लेवल पे जिनका घर घर में हमारा रिलेशन होता है। उनकी शादी में हम लोग होते हैं, उनके बर्थडेज में हम लोग होते हैं, उनकी अगर मुंडन हो रहा है बच्चे का तो वहाँ पे भी तो हम लोग होते हैं। मतलब हर खुशी के मौके पे हम लोग होते हैं। उसके साथ साथ दुख का भी जो होता है, उनका जो भी उनके लाइफ में हो रहा है उसमें भी हम लोग किसी न किसी तरीके से शामिल होते हैं। उनको हेल्प भी करने की हम कोशिश करते हैं, वो उनके एडमिशन्स के लिए हो या उनके जॉब्स के लिए हो, या अगर कुछ दूसरी दिक्कतें उनके पास आ रही है, उनके छोटे छोटे काम है, आधार कार्ड का काम है या उनका राशन कार्ड का काम है, वो भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, अगर उनको ठोकर लग जाए कहीं पे तो वो चीज़ भी वहाँ पे कौन सा पत्थर है उसको उठाने का काम भी हमारा ही होता है। तो ऐसी हमारी उनके साथ में कनेक्टिविटी होती है। बच्चों के लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि गार्डन्स में सब खेलने की सुविधाएं हों। जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको सीनियर सिटीजन्स है तो उनके लिए बैठने की सुविधाएं हो गार्डन्स में। हम लोग सीनियर्स के लिए जो रिक्रिएशन सेंटर्स बना रहे हैं वो भी हम बनाते हैं। तो उनको जो रोज़ की ज़िंदगी में जो चाहिए वो हम लोग उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कचरा भी अगर आपके घर से नहीं उठता है तो उसके लिए जिम्मेदारी वो मेरी होती है उठा लेने की। लाइट भी अगर आपके घर के बाहर की नहीं जली तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि वो लाइट हो। आपके घर के बाहर का जो पेड़ है उसकी किसी ने ब्रांचेस भी अगर जाके ट्रिमिंग नहीं की है तो भी जिम्मेदारी मेरी होती है। ट्रिमिंग करने के बाद जो नीचे ग्रीन वेस्ट होता है उसको उठाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो मुझे लगता है ये रोज जो हम काम करते हैं ना, पानी पहुंचाने का, कचरा उठाने का और बाकी सारी चीजें, उससे एक अलग सा बॉन्डिंग हो जाता है और हर घर का बॉन्डिंग हो जाता है। और वो बॉन्डिंग जो है ना वो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल है। मेरे लिए तो वो रिश्ते जो बने हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सारी मेरी फैमिली है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो लोग सब मेरे से प्यार करते हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इस बार भी पैनल में बहुत बड़ा इलाका है आपका, तो क्या सोचा है आपका? एजेंडा क्या रहेगा? क्या विकासशील परियोजनाओं को अमल में लाना है? क्या सोचा है आपने? देखिए, जब हम लोग अभी अगले 5 साल की तरफ देख रहे हैं तो एक तो ये है कि हम वापस जैसे हम हमारे एरिया में जो छोटा पहले एरिया था उसमें जैसे घर घर तक पहुंचे हैं, वैसे अभी इस बड़े एरिया में भी घर घर तक पहुंच रहा है। हमको हर एक की समस्या जो है वो हमारी समस्या है। पर मेजर जो इश्यूज हमको नजर आ रहे हैं वो ये है कि हमारे यहाँ सेक्टर 25 और 27, 23, 21 जो है वहाँ पे कुछ रोड्स के काम हुए नहीं है, कुछ फुटपाथ्स के काम हुए नहीं है, वो हमको सबसे पहले करने हैं। जो हमारा सीवुड स्टेशन है वो एक ऐसा हब बन गया है जहाँ बहुत लोग उस स्टेशन से अभी ट्रैवल करते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्किंग की इश्यूज होने लगे हैं क्योंकि सड़कों ने इतनी ज्यादा गलतियां करके रखी है। उन्होंने वहां पे तो पहले तो स्टेशन पे नेम बोर्ड भी नहीं है, स्टेशन कहाँ है पता ही नहीं चलता लोगों को क्योंकि नाम फलक ही नहीं है वहां पे। उसके बाद पार्किंग की सुविधा सड़कों ने वो स्टेशन को दी नहीं है। लोग अपनी गाड़ियां किसी भी रोड पे कहीं पे भी किसी भी गली में जाके लगा के चले जाते हैं। टू व्हीलर्स ऐसे ही इलीगली पार्क हो जाते हैं। जब स्टेशन से लोग बाहर निकलते हैं तो रिक्शा वालों का बिजनेस है, वो वहां पे अपनी रिक्शाएं लाके खड़ी कर देते हैं, तो वहां पे कंजेशन होना शुरू हो जाता है। हॉकर्स जो है वो बढ़ गए हैं स्टेशन के आसपास। तो ये हमको थोड़ा सा वहाँ का एरिया जो है को क्लियर करना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी ताकि सारा स्मूथ हो जाए, ट्रैफिक स्मूथ हो जाए और लोगों को फुटपाथ यूज करने को मिले। लोग अभी तो फुटपाथ पे भी पार्किंग होना शुरू हो गया है। दूसरा ये है कि एल की तरफ से जो बीच में ब्रिज बना है, सीवुड्स और नेरुल के बीच का ब्रिज, उसके नीचे जो की जगह है वहाँ पे बहुत सारे अभी बाहर से लोग आके रहने लगे हैं, बहुत गंदगी फैला दी है। वहाँ पे हम लोग को एक गार्डन और
और ग्रीन बेल्ट बनाना है, वो हमारा एक काम है। नेरुल में डी मार्ट के चौक जो है सेक्टर 21 का, वहाँ पे भी हॉकर्स बहुत बढ़ गए हैं। डी मार्ट वहाँ है तो वापस वही हो गया है, पार्किंग की समस्याएं बढ़ गई है। तो ये जो है हमारी मेजर समस्याएं हैं, इनको हमको सॉर्ट आउट करना है। हमारा जो नाला जाता है हमारे पूरे एरिया में से सेक्टर 13 से लेके 27 तक, उस नाले में कुछ जगह पे हमने अच्छे से उसको कॉन्क्रीटाइज करके वो ठीक कर दिया है। दूसरी जगह पे 19 और 25 27 में उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बिकॉज ये पार्किंग की समस्या आ रही है, तो हम हमारे मैनिफेस्टो के थ्रू ये प्रॉमिस करें लोगों को कि पार्किंग के लिए अगर प्लॉट अवेलेबल नहीं है तो नाले के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगह पे हम लोग नाले को कवर करके वहाँ पार्किंग की सुविधा अवेलेबल करके दें। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमको कम्युनिटी सेंटर्स की बहुत ज़रूरी है। धारावी विलेज जो है उनका खुद का कम्युनिटी सेंटर नहीं है, उनको कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह लेके आना सिडको से वो, और उसको फिर बनवा के लेना ज़रूरी है। मेरे सेक्टर 13 में भी मुझे कम्युनिटी सेंटर बनवाना है। साइंस पार्क जो रविंद्र इथापे जी के वार्ड में है, वहाँ पे साइंस पार्क के अंदर का काम अभी बाकी है, वो कंप्लीट करके लेना है ताकि लोगों के पास जो है वो साइंस पार्क पहुँचे। जो जिससे हमारे जितने भी गार्डन्स हैं उसमें बहुत सालों से हमने वहाँ पे कुछ काम किया नहीं है, वो काम हमको सारा उसका जो ब्यूटिफिकेशन का करना है। जहाँ पे भी सीनियर सिटीजन्स के लिए और रिक्रिएशन सेंटर की ज़रूरत है, जैसे सेक्टर 23 में, वहाँ पे हमको वो बनाना है। और हमारे जितने भी रोड्स हैं सारे, वहाँ पे हमको CCTV कैमरास लगाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चेन स्नैचिंग, चोरियाँ, वो सारे वारदातें बढ़ रही हैं। CCTV कैमरा ज़रूरी है और LED लाइट्स जो है वो भी लगवा के लेनी है। तो हमारे पास लिस्ट काफ़ी लंबी है, क्योंकि ये जो ऐसा काम है जिसके ऊपर काम हमको करना ही रहता है। मेंटेनेंस वर्क होता है, नया कुछ खराब हो जाता है उसको रिप्लेस करना होता है, प्लस रोड्स एंड फुटपाथ्स को एकदम उनको फ्री रखना है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंक्रोचमेंट, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी इस बार जो महानगर पालिका चुनाव है, आप अपनी जीत के प्रति क्यों कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? क्योंकि सामने वाले विरोधक भी है ना आपके सामने, तो आपको इस बार का कुछ चैलेंज नहीं लग रहा है इस बार? नहीं, देखिए जब इलेक्शन आता है ना तो डर तो लगता है, क्योंकि वो परीक्षा है ना तो परीक्षा में उत्तीर्ण तो होना है। बट इतना पता है कि 21 साल दिए हैं मैंने इस प्रभाग को, और 21 साल में काम भी किया है, और अपने प्रभाग में तो किया है, पर उसके साथ साथ में शहर के लिए भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे काम किए हैं सोशल और कल्चरल भी, जहाँ पे अलग अलग तरीके से, जैसे क्लब्स होते हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, बाकी सारे जो होते हैं NGOs होते हैं, उनके साथ जुड़ के भी मैंने काम किए हैं। ये सारे लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नायर समाज के लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिंधी समाज जो है झूलेलाल मंदिर के माध्यम से वो साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे यहाँ गुरुद्वारा है तो सिख समाज जो है वो साथ में जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज के साथ भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, वो भी सारे लोग जुड़े हैं। तो हर समाज के साथ मिलके काम किया है। तो हर क्षेत्र में जाके काम करने की कोशिश की है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमारे एरिया के हैं, उनके हम लोग फेस्टिवल्स में हो जाते रहते हैं, उनको अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो करते रहते हैं। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है, इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तक हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं हमारे काम के माध्यम से। अभी हम सिर्फ उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने हमारा काम तो देखा है, आपके साथ हम जुड़ भी गए हैं, एज अ फैमिली भी हम आपके फैमिली मेंबर भी बन चुके हैं। तो अभी सिर्फ एक वोट देना है आपको, हमको, और ऐसा लग रहा है कि दे देंगे। इस बार का चुनाव आपको डिफिकल्ट नहीं लगता? पहले का जो चुनाव रहा करता था और इस बार का चुनाव कुछ इसमें चैलेंज अलग है। इसमें ऐसा है कि फर्क ये है कि पहले हम लोग सिर्फ 6,500 7,000 वोटर्स तक हमको पहुंचना होता था। अभी इस बार हमको पहुंचना है अराउंड 35,000 वोटर्स तक। तो ये 35,000 वोटर्स तक पहुंच के अपनी बात रखना, या हमने जो आज तक काम किया है, हमारा कार्य अहवाल उनके तक पहुंचाना इतने घरों में, उसके बाद उनको ये हमारा मैनिफेस्टो पहुंचाना कि हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हमने उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के लिया है, अभी हम उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन लाने वाले हैं, ये उन तक बताना, यही एक चैलेंज है। क्योंकि टाइम कम है, हर घर में पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि रोज हम सुबह से लेकर शाम तक बस बिल्डिंगें चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, लोगों को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक चैलेंजिंग पार्ट है। जब लोग हमसे मिलते हैं और देखते हैं कि ये अनुभवी लोग हैं, इन्होंने
काम किया है, हमारा वर्क रिपोर्ट जो हम लेके जाते हैं वो पढ़ते हैं, तो उनके चेहरे से इतना तो समझ में आता है कि हाँ ये समझ रहे हैं कि काम हुआ है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। यानी विरोधक अभी चैलेंज नहीं है आपके साथ? देखिए, अगर विरोधक ने काम किया है तो वो चैलेंज है, काम नहीं किया तो बिल्कुल चैलेंज नहीं है, क्योंकि लोग काम देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। ये इलेक्शन जो है ना वो अलग इलेक्शन होता है, इसमें लोग कोई कौन सी पार्टी है क्या है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक पार्ट होता है छोटा, बाकी तो लोग ये भी देखते हैं कि हमारे तक पहुंचे हैं अब तक या नहीं पहुंचे हैं। तो जहां जहां हम पहुंचे हैं वहां पे हमको कॉन्फिडेंस है कि हम लोग को वहां से वोट जरूर इस मिलेगा। बार महानगर पालिका इलेक्शन पैनल क्रमांक 25 निकाल पाएंगे आप? बिल्कुल निकाल पाएंगे। नाइक साहब का सपोर्ट है, उनको उन्होंने इतने सालों से किया हुआ काम है। फिर मेरे साथ जो मेरे पैनल में है वो रविंद्र इथापे जी, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है और उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। सुनील पाटिल जी बहुत अच्छा काम किया है, लोग उनको बहुत मानते हैं। सलूजा सुतार मैडम वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी कैंडिडेट। तो वो हम लोग चार मिलके तो 100% हम ये पैनल निकालेंगे। तो ये थी हमारे साथ नेत्रा आशीष शिर्के जी, जिनका मानना है कि काम के दम पर इस बार नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 में पैनल 25 बहुमत से भारी संख्या से जीत के साथ आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ लेते हैं इजाजत। नमस्कार।